बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सदर आरफ अलवी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। बज़ाहिर जो खबर बाहर निकालने की कोशिश की गई है और जो चीज़ें तय हुई कि देखिए अब मुलाकात इस लेवल पे हो रही है, एक दूसरे को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पूरा दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी डाला हुआ है। अदालत के अंदर उन केसों को इंटरटेन किया जा रहा है जिनको माजी में कई सालों से अदालतें ये कहती रही हैं कि ज़ाती निजी मामलात में हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा उन चीज़ों को इंटरटेन किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो एक तरफ एक गेम कर रहे हैं, इमरान खान साहब दूसरी जानिब अवामी प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 जगहों पर उनकी हुकूमत है, जिनमें से 2 जगहों पर, क्योंकि जनरल इलेक्शन यहाँ पाकिस्तान में होता है, तो वो हुकूमतें तहलील करने के फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं। सदर आरफ अलवी के साथ वफाकी हुकूमत की मुलाकात हुई है वुज़रा के थ्रू, और वहां पे कुछ डिस्कशन हुई है। सीरियस तो ये है कि ये बातें अभी तक बाहर नहीं आई, इनके बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की है वो भी 1-on-1 मुलाकात थी, उसमें कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। जो लोग वहां आसपास हो सकते थे, मैंने उन सबसे रब्ता किया, तो गैस वर्क ही है, यानी वो एक अंदाजा ही लगा पाए हैं, लेकिन मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे। मामला यह है कि परवेज खटक साहब ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। आरिफ अलवी साहब का इस तरह अचानक से आना और पहले वहां वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करना, वो भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तीसरा जो एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि वफाकी हुकूमत का ये जियो पे खबर चली है, अभी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये होता है नहीं होता, कैसे होता है। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के मुतवक्के ऐलान के बाद हिकमत अमली बनाई जाएगी, तमाम इत्तेहादियों से मिलकर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इमरान खान के फैसलों के मुल्क पर पड़ने वाले असरात से कौम को आगाह किया जाएगा। यानी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट की जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल जिम्मेदारी इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के ऊपर आती है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तब जब इस तरह के लोगों को जबरदस्ती इक्तदार में बिठाया जाए जिनसे अवाम प्यार ना करते हो, या अवाम को लगे हमारी मर्जी के खिलाफ आ गए। लोग डर जाते हैं, लोग पैसा दबाकर बैठ जाते हैं, लोग कारोबार नहीं करते, और कारोबार डाउन जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान के 2.5 रुपए हों तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है, 2.5 रुपए से भी ज्यादा हों पाकिस्तान के। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की करेंसी की, और ये हालत की है इसाक डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ और बाकी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर ये दुर्गत पाकिस्तान की इन सब ने बनाई है। 13 रुकनी तो एक इत्तेहाद है, 11 रुकनी एक है, फिर कुछ और जमातें उसमें शामिल होती हैं, मिला जुला के कुछ 16 लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाएं और पाकिस्तान की मीडिया का 95% हिस्सा भी मिलाएं, तो ये सारे मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक नया बयानिया उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये 2 चीजें हैं जिसको करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एक तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर इसमें कामयाबी होती है तो ठीक है। दूसरा, इमरान खान साहब की बड़ी डिटेल मीटिंग अपनी पार्टी के लोगों से हुई है, और ये आखिरी फाइनल मुशावरत थी। इसमें 17 तारीख को इमरान खान साहब तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे कि ये वाली तारीख को मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। उसमें फिर ऑप्शन सिर्फ ये रह जाएगा वफाकी हुकूमत के पास कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं इन दोनों जगहों पर। और फिर ये चौधरी बरादरान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाए या उन्हें तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए। इसमें अब चौधरी खानदान का इम्तिहान है, खासतौर पर मूनस अलाई का और परवेज अलाई का, कि वो पंजाब के अंदर दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह दावा कर रखा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अब रोल प्ले नहीं कर रहे। इस दावे की हकीकत का पता चलेगा चौधरी परवेज अलाई के फैसले से, क्योंकि चौधरी परवेज अलाई शहबाज शरीफ साहब से सियासी तौर पे नफरत करते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते। और इसी तरह जो चौधरी परवेज अलाई हैं वो बाकी जमातों के साथ भी काम नहीं करना चाहते और इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं। इसी में उनकी सियासी बका भी है, उनको मशवरा भी उनकी पार्टी ने यही दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चौधरी परवेज अलाई साहब
एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं टाल सकते। अगर चौधरी इधर उधर भागते हैं तो ये अपनी सियासत तो खराब करेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह बेनकाब कर देंगे जो पंजाब की हुकूमत को बचाने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब के सामने जो तारीखें आई हैं मैं आपको बता देता हूं, ये 23 से 27 तारीख तक है। कुछ लोग 23 तारीख का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 23 तारीख दे सकते हैं। गालिबन जुमा है 23 तारीख को, और 23 तारीख की बात बहुत ज्यादा हुई है कि 23 तारीख को इमरान खान साहब कह सकते हैं कि जुमे वाले दिन असेंबलियां तहलील कर दी जाए, लेकिन ये 24, 25 और 27 तक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब उस दिन कौन सी तारीख लेकर आते हैं, ये अब उनको पता है, लेकिन इख्तियार इमरान खान साहब को उनकी पार्टी ने इस फाइनल मुशावरत में दे दिया है। जबकि मुज़ाकरात की एक आखिरी कोशिश ऐसा लगता है कि साथ साथ हो रही है। बज़ाहिर सामने यह रखा गया है कि मार्केटें बंद करनी है जल्दी, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए कि जल्दी मार्केटें बंद करें, और उसके लिए सदर पाकिस्तान से वज़रा जाकर मिले हैं। मेरे ख्याल में ये सदर पाकिस्तान का काम नहीं है, और ये तो ब्यूरोक्रेसी का करने का काम है। वफाकी हुकूमत सर्कुलेशन जारी करे और सूबे इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें और फिर इसके ऊपर काम करें, तो ये तो एक अलग किस्म का काम है। लेकिन सामने दिखाने के लिए ये बताया गया कि ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही थी। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है 10 बजे मार्केटों की बंदिश का कह रहे हैं। देखिए, मैं जब कई मुल्कों में 8 बजे भी बंद हो जाती हैं। जब आपको एनर्जी बचानी है, आपको कौमी पैसा बचाना है, तो फिर आपको मुश्किल इक़दाम करने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान को ऐसी सूरत में पहुंचा दिया है इन लोगों ने, तो फिर अब पैसे तो बचाने पड़ेंगे। देखना यह है कि इमरान खान साहब किस तारीख का ऐलान करते हैं, ये एक बड़ी खबर बनने जा रही है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत को अपने 2 इत्तेहादियों से खतरा पैदा हो गया था, वो काबीना के इजलास में भी नहीं आए। एक फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो बलूचिस्तान वाला जो उनका पोर्शन है वो, और दूसरा अख्तर बेंगल साहब की पार्टी, वो भी नहीं आए। मामला यह है कि रेकोडेक पे जो वफाक ने कंट्रोल ले लिया है और चीज़ें अपने कंट्रोल में की हैं एक कानून साजी के जरिए से, उस पर एक एतराज़ पैदा हुआ है। मैं ये खबर आपके सामने रखता हूँ। रेकोडेक बिल पर इख्तलाफात हैं, ये एक्चुअली इसमें दरारें पैदा हुई हैं। देखिए, फजलुर रहमान साहब को तो मना लिया जाएगा बड़े आराम से, उनको तो हर चीज़ में सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए और वो मान जाएंगे। मामला अगर फंस जाएगा अख्तर बेंगल साहब में, क्या अख्तर बेंगल साहब भी बलोचों के हुकूक का सौदा करेंगे, या अख्तर बेंगल साहब बलोचों के हक के लिए इस हुकूमत के इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे? हुकूमत ने कल शाम को यह बात फैलाने की कोशिश की कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अख्तर बेंगल साहब मान गए हैं, लेकिन बाद में बेंगल साहब की पार्टी ने यह वादे कर दिया कि उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अभी टाइम मांगा गया और मामला चल रहे हैं। खबर यह है कि हाल ही में जो बिल मंजूर हुआ है रेकोडेक से मुतालिक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022, ये बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के खिलाफ है। ये बलूचिस्तान की जमातें और वहां के लीडर्स इस बात को यूं समझते हैं। और पीर के रोज सेनेट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 मंजूर कर दिया था, जिसके बाद रेकोडेक कानकुनी मंसूबे की तश्कील नौ की राह हमवार हो गई थी। देखिए, ये मामला जनवरी और फरवरी का है, फरवरी मार्च का है गालिबन इसी साल का, जब इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था। जरा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये रेकोडेक है क्या। आपकी जो जमीन है ना, इसके ऊपर बहुत सारी बेल्ट्स बनी हुई हैं, बहुत सारी परतें हैं अंदर और बहुत सारी प्लेट्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी बेल्ट है जिसका नाम है टथयान बेल्ट। ये जो टथयान बेल्ट है ये शुरू हो जाती है पानी के अंदर समंदर से, ये यूनान में जाती है, हंगरी में, बल्गारिया में, रोमानिया में, तुर्की में, ईरान में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, फिर आगे ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में आती है, गिलगित बल्तिस्तान में जाती है, चाइना में जाती है, तिब्बत में जाती है, बर्मा में जाती है, फिर वहां से मलेशिया और इंडोनेशिया में जाके ये खत्म हो जाती है। ये पूरी एक बेल्ट है जो जमीन के अंदर बनी हुई है ऊपर। इस बेल्ट में ना बहुत सारी मादनियात हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मादनियात हैं। पूरी बेल्ट जो है वो मादनियात से भरी हुई है, लेकिन इसका एक बहुत कीमती हिस्सा या सबसे कीमती हिस्सा वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में है। यहां पे चागी आपने नाम सुना होगा, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक जिला है चागी, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये चागी का जो जिला है वहां पे एक गांव है छोटा सा, उस गांव का नाम है रेकोडेक। रेकोडेक का जो मतलब है, मकामी ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है रेत का पहाड़ या रेतीली चोटी या इस तरह को इसका मतलब है, और सैंडी पीक इसको कहते हैं अंग्रेजी में, रेकोडेक। और यहां पे बहुत थोड़ी सी आबादी है और टेम्परेचर बड़ा शदीद है। सर्दियों के अंदर -10 होता है, गर्मियों में ये 40-50 तक चला जाता है। बारिश यहाँ पे कोई नहीं होती, बहुत सहरा की तरह का इलाका है, हवा बहुत तेज चलती है, रेत के तूफान यहाँ पे आते हैं। तो ये क्योंकि टथयान बेल्ट के ऊपर था, तो पाकिस्तान का जो एक डिपार्टमेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान,
انہوں نے 1978 میں یہاں پہ یہ خزانہ ڈھونڈا تھا اور یہ ذخائر مل گئے تھے. یہ جو ذخائر یہاں پہ ریکوٹیک میں ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ 6 ارب ٹن ہے. یہ را مٹیریل بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس میں سونا نہیں بتا رہا میں آپ کو, لیکن اس میں 0.41% یعنی آدھا فیصد کے قریب اس سارے 6 ارب ٹن کے اندر اس میں سونا اور کاپر ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے. اس کے اوپر کام بہت پہلے شروع کیا گیا تھا, ایک معاہدہ بھی ہوا تھا, لیکن بعد میں بلوچستان کی حکومت نے معاہدہ کینسل کر دیا تھا. یہ ٹیتھران ایک کمپنی ہے, اس کی آگے بہت ساری دیگر کمپنیاں ہیں جن میں ایک کا نام بیرک گولڈ ہے کارپوریشن ہے, یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کینیڈا سے ہے. تو اس طرح یہ کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی تھیں, لیکن وہاں بلوچستان کی حکومت نے روکا. بعد میں افتخار چودھری صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے اس نے اس کو بند کروا دیا انہوں نے, اور یہ معاہدہ کینسل ہو گیا. پھر انہوں نے کیس کر دیا عالمی عدالت میں پاکستان کے اوپر. 2019 میں انہوں نے کیس جیت لیا, پاکستان کو 11 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو گیا. تو تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا. پھر معاہدہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ 11 ارب ڈالر کا جو جرمانہ ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا, اور 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں مزید یہ کمپنیاں لے کر آئیں گی. 8,000 نئی ملازمتیں بھی ملیں گی, تمام ٹیکس بھی یہ پے کریں گے. 50% یہ کمپنیاں لے جائیں گی اور 50% پاکستان کو ملے گا. وہ جو 50% پاکستان کو ملے گا اس میں سے 25% بلوچستان کو ملے گا. حالانکہ بلوچستان اس میں زیادہ حصہ مانگتا ہے اور بلوچستان اس کا کنٹرول مانگتا ہے اپنے پاس, لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ کنٹرول اپنے پاس لے رہے ہیں. اب یہ ہے ایک معاملہ جہاں پہ آ کے سینگ پھنس گئے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے اور وفاقی حکومت کے, جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے, میں آپ کو تھوڑی ایک چیز, ایک فیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے جب ان کمپنیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا نا, تو یہ 37.5% منافع لے رہے تھے. 12.5% منافع میں ان کو دوبارہ دینا پڑا جب عدالت نے یہ معاہدہ کینسل کر دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کو جرمانہ ہو گیا. لیکن یہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے, اس کو چلنا چاہیے. غیر ملکی کمپنیاں ہی یہ کام کر سکتی ہیں, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. پاکستان کا اس میں فائدہ ہے, یہ کام ہونا چاہیے جیسے بھی ہو. لیکن بلوچوں کے وسائل پہ, بلوچستان کے وسائل پہ پہلا حق ہمارے بلوچ بھائیوں کا ہونا چاہیے. کنٹرول بھی ان کا ہونا چاہیے, فیصلہ بھی ان کا ہونا چاہیے, منافع کا بڑا حصہ بھی ان کو ملنا چاہیے, اور بلوچستان کی ترقی کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے, چند لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ اس طرح کا ایک پورا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور بھی زیادہ آپ کے سامنے آسانی سے ایلیبوریٹ کر دیں گے, آپ سمجھ جائیں گے کہ ایکچولی یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن ایک دو اور خبریں ہیں. نیب نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نیب کو بھی پتا ہے کہ دانت تو ان کے توڑ دیے ہیں, قانون بھی بدل دیا ہے, اور قانون بدلنے کے بعد ہر چیز اب چینج ہو گئی ہے. اب اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیوں کریں, وہ پیسے کیوں ضائع کریں, ٹائم کیوں ضائع کریں. میرے خیال میں سب اس بات کا انتظار کریں گے کہ نئے انتخابات ہوں, نئی حکومت بنے, اور اگر یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا جن کے اوپر نیب میں کیسز ہیں یہ اقتدار میں نہیں آتے تو پھر اپیل کرنے کا فیصلہ کیا جائے عدالتوں کے اندر. ادروائز پھر اپیل کرنے کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی چیز عدالت میں جاتی ہے ان کے خلاف ثبوت ہی نہیں, چیزیں ہی نہیں, کوئی سامنے ہی نہیں آتا. لوگ ڈرتے ہیں, اقتدار ان کے پاس ہے, کنٹرول ان کے پاس ہے, سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور NRO 2 اپنا مکمل کر لیتے ہیں. لہذا اپیل کا حق ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ابھی اپیل نہ کی جائے. اور ویسے بھی نیب کے اب پری کٹ گئے ہیں, وہ کرے کیا. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی لوگ بری ہوئے ہیں, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے بارے میں, اس کے بعد جو بریت ہوئی ہے اچانک, ان تمام فیصلوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. PTI ان کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا, اس کو چیلنج کریں, اس کو چلنے دیں کیس کو. جب الیکشن آئیں گے, الیکشن کے بعد اگر صورتحال تبدیل ہوگی تو پھر اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, گورنمنٹ, اگر یہ لوگ چاہیں گے اور ایک کنسنسس بنے گا پاکستان میں تو ایک بہتر احتساب ہو سکے گا, جس کا ہم سارے خواب ہی دیکھتے ہیں. جب پاکستان میں کبھی احتساب ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی NRO ہو جاتا ہے اور پھر سارا معاملہ زیرو پہ آ جاتا ہے. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری سہولت فراہم کر رہی ہے, پوری کی پوری سہولت فراہم کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو نااہل کروا کر ہی جان چھوڑی جائے گی, اور صرف ایک مدعا روزانہ لا کر کھڑا کرتے ہیں. کیا؟ روزانہ ایک گھڑی کا معاملہ, ایک توشہ خانہ کا معاملہ لا کر کھڑا کرتے ہیں, جس میں عمران خان صاحب نے خرید و فروخت کی ہے. چیزوں کو خریدا, اپنے پاس کچھ کو رکھا, باقی بیچ دیا. اب یہ انہوں نے خریدا اور انہوں نے بیچا, اس میں قانون کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہ وکلا بھی کہتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود روزانہ اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے, روزانہ اس پہ بات کی جاتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن جب توشہ خانہ کے اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے, اس قوم کو ایک بات پہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں تھا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں نکال سکے, کوئی کک بیکس نہیں نکال سکے, ٹھیکوں میں کرپشن نہیں نکال سکے, کوئی 2 نمبری بہت بڑا میگا کرپشن کا سکینڈل نہیں لا سکے. لے کر آئے تو کیا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے تحائف خریدے اور بعد میں آپ نے بیچ دیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.